अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? यस मैम, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ है आप लोगों के जहन में कोई सवाल कुछ तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। हो रही है रिकॉर्डिंग, क्योंकि पहले जब ज्वाइन किए थे उसमें थैंक यू। हाँ, हम बात कर रहे थे एम में खास तौर से ये लोग दो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं, कहीं कभी पूछने लग जाएंगे। एक तो है इनका जीवन मुक्ति, ये आप समझ गए होंगे, इतनी हिंदी तो हम लोगों को खैर शुक्र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जीवन मुक्ति, ठीक है। ये सेलिबेसी हो गया। क्या आपको जो लाइफ का मकसद है ये समझते हैं, और ये लोअर लेवल भी था ये। और एक है इनका द्रव्या मुक्ति। द्रव्या मुक्ति ये है मतलब जिंदगी से रिलेटेड जो खुशियां हैं, जो आरजुएं और ख्वाहिशें हैं, ये वो है। और ये वाला सेलिबेसी जो उनके यहाँ भी हमने, यानी निर्वाण कह लीजिए एक तरह से। ये इतने पॉइंट्स थे जो मैंने छोड़े थे कि आप लोग भी कुछ देखेंगे, और आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ, और आज हमारा मौजू है, अगले पॉइंट की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। पहला हो गया सारा। दूसरा जो एनटीए ने लिया है, नाम दिया है, वो पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च, इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पीरियड में, उस जमाने में, उस अहद में कैसे हायर एजुकेशन और हायर लर्निंग के क्या जराए थे, कैसे वो वर्क कर रहा था, प्रोसीजर्स क्या थे, इंस्टीट्यूशंस क्या थे, एक्सेट्रा, कमिटीज एंड कमीशंस क्या थे। इस सबको हमें इवोल्यूएट करना, हमें एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना। उसी फेज में, उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड में ओरिएंटल और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम्स क्या क्या थे ये बताना। वैसे तो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल वो जदीद दौर के पॉइंट्स में ज्यादा था। ओरिएंटल और वो नॉन ओरिएंटल हम पे ज्यादा उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करी हूँ इसके। जब आप पेपर एनालाइज करें तो हमको समझ आती है बात कि हम लोगों ने देखा कि वो पूरा फोकस पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग कमिटीज एंड कमीशंस पे था, और काम का की नौयत यही थी। यूनिवर्सिटीज उस टाइम पे ज्यादा बनी नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्ट्स एंड पॉलिसीज बन रही थी, और कम बहुत काम हो रहा था, कॉलेजेस वगैरह शुरू हुए थे बनने। तो इसीलिए इसी पे देखते हैं, और सवालात भी हमेशा इसी से आए हैं। जब सवाल देखेंगे तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। मैंने एक तो सीक्वेंस आपके लिए बस जनरल बनाया, ब्रीफ याद करने के लिए, बिकॉज हमें ईयर और उसके साथ नाम नहीं याद होता। ये फॉर्मेट आप बना सकते हैं फाइनल, लेकिन इसमें से कुछ पे बहुत डिटेल क्वेश्चन करने लगे हैं, बहुत डीप जाते हैं, उसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। जो जरा जिस पे बहुत सवालात नहीं आते, एग्जाम वाले भी लाइट ले रहे हैं, तो हम उसको बस बेसिक उसके बारे में कोई मोटी मोटी बातें देखते हुए गुजरेंगे। 1813 से मेन शुरू होता है, चार्टर एक्ट हुआ। 23 में एल्फिनस्टोन, आगे बात करेंगे इन सब पे। फिर 23 में ही जनरल कमेटी भी बनी थी, जनरल पब्लिक कमेटी। 35 में मैकॉले मिनट्स। 54 में सब 18 है, मैं इसलिए स्किप करती हूँ शॉर्ट करने की वजह से। वो डिस्पैच है। और 82 में से 83 तक ये एक कमेटी बनी थी जिसने इतने लंबे पीरियड में 1 साल तक काम किया, और फिर अपना फाइनल रिकमेंडेशंस दिए होंगे, हंटर कमेटी। उसके बाद 1904 से शुरू करिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। 5 और 6 के बीच में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को मैंने 2 बार ले लिया, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, आगे बताती हूँ। 13 में रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। 17 में सेटलर कमीशन। 29 में हैडटॉक कमेटी, और 34 में सप्रू कमेटी। 37 में अबॉट वुड रिपोर्ट, और 44 में सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट से बहुत सवाल आते हैं, जिनसे ज्यादा आते हैं हम उनको ज्यादा देखेंगे। जब हम शुरू करते हैं इसको इवेलुएट करना, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन की बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहला 1781, बहुत पीछे जा रहे हैं हम, खैर। तो उसमें सबसे पहला मदरसा बना था ब्रिटिश के फेज में, कलकत्ता मदरसा, ठीक है। और ये मुसलमानों का था पहला पॉइंट। मदरसे से भी समझ गए आप, खास तौर से मुस्लिम एजुकेशन को फोकस कर रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी वजह ये रही होगी कि मुगलों के हाथ से निकली थी यहाँ हुकूमत, तो उनका असर जरा ज्यादा था, इस वजह से भी ये वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन उस फेज में बना था ये, और पहला मुस्लिम का भी था। फर्स्ट इदारा, इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज मदरसा जो भी है, और फर्स्ट फॉर मुस्लिम भी, दोनों पॉइंट आता है इसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फॉर मैम जो मुस्लिम एजुकेशन। यूनिवर्सिटी जो पहले जो मदरसा था वही है क्या? दोबारा बोलिए। आलिया यूनिवर्सिटी जो अभी आलिया यूनिवर्सिटी है, पहले वो एक मकतब थी, मदरसा टाइप की थी, सबसे पुरानी जो है।
लेकिन वो ये वाला कलकत्ता मदरसा तो आज भी कलकत्ता मदरसे ही के नाम से काम कर रहा है, मैं जैसे जानती हूँ। प्राइवेटली करवाते हैं वो, प्राइवेट भी जो लोग मदरसे से फारिग नहीं और उनको सर्टिफिकेट्स की जरूरत है। मैं खुद भी उनसे जुड़ी थी, एक बार कुछ काम था मुझे, तो मुझे पता है कलकत्ता मदरसा आज भी कलकत्ता मदरसे के नाम से ही काम कर रहा है। और आलिया वही है या उसी की कोई दूसरी शक्ल या ब्रांच है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। ये वहां वाले बताएंगे, आलिया वाले। ठीक है, देखना पड़ेगा हमें। ओके, ये जो बना था ना, ये बना था, आप लोगों को ये नाम पूछ लेते हैं। जो स्टोरी की तरह चीजें, उसको स्टोरी की तरह याद रख लेंगे। एक पहला था और मुसलमानों के लिए पहला था, नाम से समझ आएगा। पॉइंट होता है बनाने वाला कौन है, ये पूछते हैं। ये पूछते हैं किस रिकमेंडेशंस अगर किसी ने अच्छे दिए हैं, अच्छे ऐसे रिकमेंडेशन जो बात पे काम कर रहा हो, वो पूछ लेते हैं। इस तरह के मेन पॉइंट्स है जो मैं बताया, जो मेन है मैंने बस वही लिए, मैं बहुत डीप नहीं जा रही हूँ। ठीक है, पहली बार 1781 में कलकत्ता मदरसे के नाम से पहला कोई इंस्टीट्यूट बना था। उस एरा में जो सिचुएशन चल रही थी उसमें मुसलमानों के लिए खास तौर से था। मुसलमानों का भी पहला था और इंडिया के उस सिचुएशन का भी पहला था। ये वॉरेन हेस्टिंग था, जो एक जाहिर सी बात है ब्रिटिश रूल का था आदमी था, उसने बनाया था। ठीक है, सेकंड, इसको ज्यादा नहीं कभी पूछा गया, लेकिन तरतीब में आ रहा था तो मुझे लगा एक बार नाम हमें याद रहेगा तो अच्छा होगा। 81 के बाद 84 यानी 3 साल का गैप आया है। इसके बाद ये बनाया था विलियम जॉन ने। इस पे कभी और ऐसे रिकमेंडेशंस भी हमने नहीं देखे, ना ही सवाल आए हैं, तो बस नाम और ये पता होना चाहिए। 84 था ईयर, आपको याद रहे तो अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा 91 में। ये असल में गलती से मैंने हिंदू कॉलेज लिख दिया, ये है संस्कृत कॉलेज। मैम आर्य यूनिवर्सिटी है वो। अच्छा, आलिया यूनिवर्सिटी कहीं हाँ, बेस था वो? ओ ग्रेट, ये अच्छी बात बताई क्योंकि आपने। मैं वहीं से पढ़ी हूँ ना, तो इसीलिए हम्म। मुझे याद है, क्योंकि मेरे सर ने ही बताया था। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, जब पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो पीछे से हिस्ट्री बताई जाती है हमेशा, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जी की। सर। इसीलिए मैंने कहा कि जो वहां से होंगे उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो नजर से तो गुजरता ही। अच्छा, 10 साल का गैप आया था। हमने देखा था 81 में बना था मदरसा यानी मुस्लिमों वाला, और 91 में बन गया था संस्कृत। वो वाला मुस्लिम फिलोसफी थे, ये हिंदू फिलोसफी है। ठीक है, 91 में फिर इन्होंने हिंदू फिलोसफी पे काम करना शुरू किया था, और 91 में पहला हिंदू मदरसा या कॉलेज बना था, जिसको इन्होंने संस्कृत कॉलेज का नाम दिया। इसको पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, हिंदू फिलोसफी पे बेस था, वो अंडरस्टूड है। मुस्लिम फिलोसफी था। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि बनाया किसने था। जोनाथन डंकन था, ये बना था बनारस में। बनारस में, और जोनाथन डंकन ने इसको बनवाया था। ये सब जो शख्सियतें थी और जो लोग थे, वो सब उनके ब्रिटिश रूल के आदमी थे, उनकी तरफ से आए हुए लोग होते थे। ठीक है, उसके बाद पहला, ये सब तो ऐसे बन रहा था, काम हो रहा था, लेकिन जरा छोटे पैमाने पर था। असल में फोर्ट विलियम कॉलेज बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से बना था, जिसको बोला जाता है हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफिशियल इनिशिएटिव बोला जाता है इसको। फर्स्ट ऑफिशियल इनिशिएटिव कहते हैं, ये था। ठीक है, इसको इस तरह से जाना जाता है। इसके बारे में आता है, ये मेन खासतौर से ये बना था इस कॉलेज को, जो उन्होंने नाम भी दिया था फर्स्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कलकत्ता में बना था। उधर ज्यादा काम हो रहा था, जो 3 लास्ट में खत्म हुए थी ना हुकूमतें, कलकत्ता में हुआ था, ये बना था। जो 3 हुकूमतें खत्म हुई थी तो उधर काम भी ज्यादा फिर हो रहा था, उसका असर ज्यादा था। प्रोविंस थे ये उनके, जो पिछली हुकूमत जो बर्बाद हुई थी, जो खत्म हुई थी, और जिसकी जगह इसने रिप्लेस किया था, उनके असरात इधर ही ज्यादा थे। तो जितने भी शुरू के काम थे वो ज्यादातर कलकत्ता और उन 2 और जगहों पे आते रहेंगे। आप आगे भी नाम देखिएगा। इसको बनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, इसके बनाने वाले थे। और ये इसका एक खास पॉइंट है जो शायद मुझे याद आता है, सवाल आ गया है, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बना था, और बाद में इसी तरह चीजें आ गई, यूपीएससी एक्सेट्रा। तो अब जैसे काम हो रहा है वैसे नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से बना था कि सिविल के लोगों को ट्रेन किया जाए जो काम करे हुकूमत के लिए खास तौर से।
ठीक है, ये इसके लिए बस इतना काफी था। उसके बाद हम आए हैं चार्टर एक्ट पर। उमूमन लोग ट्रेस करते हैं जब हिस्ट्री तो चार्टर एक्ट से, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से चार्टर एक्ट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पीछे की कुछ बारीक सी चीजें थी, हायर एजुकेशन से हो सकता है वो पूछ लें, इस वजह से जरूरी था हम उसको भी देखते ही चले। अच्छा, इन्होंने पहले बात की थी, चार्टर एक्ट 1813 में आया था और इसने पहली दफा बात की थी कि साइंटिफिक एजुकेशन को अलग कर दिया जाए, अलग तरीके से डील किया जाए, उसको एक स्पेशलिटी दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए और उस पर अलग से काम हो। तो सेपरेट मैं बस ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आपको याद रहेगा। पूरी जनरल एजुकेशन में सब शामिल था, आर्ट था, फन पे, आर्ट्स पे ज्यादा फोकस था, जैसे गांधी जी की स्कीम भी थी और उस तरह की चीजें थी कि लोगों के अंदर स्किल बनाया जाए। इसने बोला था चार्टर एक्ट ने, जो 1813 में आया, कि साइंस एजुकेशन को अलग से डील किया जाए और उस पर काम किया जाए अलग तरीके से। इसने बात की थी क्रिश्चियन मिशनरी की, जो आज तक ये सिलसिला चल ही रहा है। मिशनरी बनाई और आज तक इसकी मिशनरीज हमारे यहाँ काम कर ही रही है। और इन्हीं मिशनरी को 1 लाख पर एनम देने की बात हुई थी इसी में, और दिया जाता भी था। ये 1 लाख पर एनम खास तौर से क्रिश्चियन मिशनरी को देना था। पर एनम मतलब सालाना 1 लाख, उनको उस जमाने में ये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। इन इदारों को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन एजुकेशन को खास तौर से इसी एक्ट ने खास कर दिया था, रिकमेंडेशन था इसका। अगला है, समझ रहे हैं आप लोग पॉइंट? डज इट मेक सेंस और नॉट? ये हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता बन गया था 71 में। हमने एक देखा था 81 में, वो 1781 था, मुस्लिम। हम लोगों ने देखा है 91 में संस्कृत, ये हिंदी फिलोसफी ही है। और आप फिर से देख रहे हैं 71, अब जाहिर सी बात है ये 2 17 के बाद ये 18 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे ये आप सीक्वेंस बनाते रहिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका दिमाग उसको तरतीब दे पाए वैसे। अच्छा, ये इंडियंस के जरिए हुआ था, आपने देखा पिछला सारा काम ब्रिटिश के जरिए हो रहा था, ये इंडियन के जरिए हुआ था। मैं लिख ही देती हूँ, बाय इंडियंस, क्योंकि हिंदुस्तान में भी तो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था ना, वहां भी लोग थे, बस ये है कि उनको दबाव में थे वो लोग। तो आगे उन्होंने जब सोचना शुरू किया तो काम भी किया था। ये आर एम रॉय थे, एक हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने इस पे कोशिश शुरू की थी, कलकत्ता में हुआ था। इसको 1855 में, इसके बारे में पॉइंट आपको याद रखना है, 1855 में इसको रीनेम किया गया, यानी इसका नाम बदल दिया गया था। और इसका जो दूसरा नाम रखा गया वो है 55 में प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज फिर से इसको एक बार और रीनेम किया गया, मतलब दोबारा नाम इसका बदला गया है। लेटेस्ट मतलब इस अभी इधर करीबी में वो 2010 में हुआ है। इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोल दिया गया, ये कॉलेज था, अब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, ऑल राइट। और इसके साथ 3 संस्कृत उसको, ये जो जब हुआ था तो बाद में प्लान हुआ था कि 3 और संस्कृत के कॉलेजेस खोले जाएंगे, इसके रिकमेंडेशन में था, आगे ये खुले भी थे। संस्कृत के 3 कॉलेजेस, खास तौर से 3 संस्कृत कॉलेजेस। मैम ये हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता 1817 में है शायद ना मैम? 18 you are right, exactly 1817। ओके 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 ओके, अभी शुरू ही किया, अभी तो हम 18 में इंटर हुए ना, सॉरी माय फॉल्ट। 18 में अब हम इंटर हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से काम, क्योंकि हम अभी तक 17 वाले में थे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच जिसने भी पॉइंट आउट किया है, जजाकल्लाह खैरा। ओके, तो ये इंडियंस के जरिए पहला काम था, आरआरएम रॉय ने किया था। 1855 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला है, 2010 में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोला गया है। इसका रिकमेंडेशन था कि 3 संस्कृत कॉलेजेस इसके रिकमेंडेशन पर खोले भी गए। ठीक है, अब हम 23 आगे बढ़ रहे हैं, वो 71 हो जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, बहुत शुक्रिया। एल्फिन स्टोन, इस पे हम लोग मिलकर सोचेंगे कि कैसे याद किया जा सकता है, इसकी तरतीब पर कोई पॉइंट बना ले जिस जरिए से हम याद कर पाए। इसके रिकमेंडेशन पे सवाल आए हैं और ये बहुत अहम समझा भी गया है। ये था पहले कि डिस्ट्रिक्ट को फॉलो किया, इसने फोकस किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट किया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक एजुकेशनल ऑफिसर हो, ठीक है, ताकि वो पूरे उस पर नजर रखे काम कैसे हो रहा है। तो इसने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट कीजिए आप लोग। इसका दूसरा रिकमेंडेशन, ऑफिसर्स और एग्जामिनर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर, एक एजुकेशनल ऑफिसर, एक एग्जामिनर, जो तय करेगा कि एग्जाम का मॉड्यूल, पैटर्न, सिस्टम सब कुछ फॉलो करेगा।
और एक और पॉइंट था इनका, ट्रेनिंग देना है टीचर्स को। टीचर ट्रेनिंग की बात यहाँ से शुरू हुई थी और आगे फिर इस पर काम हुआ, और अब ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में इस पर्सपेक्टिव से बहुत ही जबरदस्त काम होता रहा है और आज भी हो रहा है। और स्कूल सुपरवाइजर प्रॉपर तौर से यहाँ से बात इन लोगों ने शुरू की थी कि एजुकेशन को एक पूरी सिस्टम जो उसका हो, उसका जो एक निज़ाम हो वो मुनज़्ज़म बाज़ाब्ता हो, उसके सारे एस्पेक्ट डिवाइड कर दिए जाएं कि कहाँ कहाँ पे कौन, जैसे ऑफिसर है जो जनरल होगा, जनरल तौर पर पूरा लुक आफ्टर करेगा, एग्जामिनर सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम करेगा, और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए अलग से, ताकि वो, अच्छा इसके कुछ और है, ताकि वो बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन करे जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको समझे और फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करे। इसके ज़िम्न में जो आगे जो काम हुआ तो इस पे हुआ था एक एल्फिनस्टोन, आगे आप लोग इंस्टीट्यूट था, बॉम्बे में खुला था 1834 में। अच्छा मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। एल्फिन स्टोन के नाम से इंस्टीट्यूट खुला था, एल्फिन स्टोन इंस्टीट्यूट था 1834 पे, इसी की, और ये बॉम्बे में खुला था। आगे जो इसका काम बढ़ता रहा तो ठीक है। दूसरा था इसका एल्फिनस्टोन कॉलेज खुला था, फिर ये 35 में खुल गया था, एक साल के जस्ट बाद। ये फिर से बॉम्बे में खुला। और तीसरा था और इस ये बाद में यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किया, ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे है, बाद में इसका पार्ट बन गया ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी चल रही है उसका एक सबसे पुराना कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आया था 23 में, 23 ही में है अभी हम 17 के बाद। 13 में हमने देखा था चार्टर एक्ट, वहां से बाकायदगी से काम शुरू हुआ था। उसके बाद 23 में 17 और फिर 23 में ये दूसरा था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से ये भी 23 में आया था। और इसमें दो इसके जिम्मे आपको पता है यहाँ पे जब बहस शुरू हो गई थी, यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं हम लोग, ओरिएंटलिस्ट, और आप लोग पढ़ चुके हैं काफी कुछ तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, एंग्लोइस्ट, बताइए कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा। हम्म ओरिएंटलिस्ट जो थे ये वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करते थे, लैंग्वेज का इख्तलाफ था, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब किस जबान में तालीम दी जाए, इनका कहना था कि बस इंग्लिश ही होगी, इंग्लिश ही मीडियम होगा, ताकि इंग्लिश को प्रमोट किया जाए, उनके कल्चर को प्रमोट किया जाए और हमारे अंदर उतार दें वो लोग, और इस मकसद में वो कामयाब भी रहे। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब ये था कि हमारी जो इलाकाई जबानें हैं जो हमारे इलाके में बोली जाती है, और उसमें फोकस खास तौर से 3 पर था। संस्कृत, उस जमाने में जो एजुकेशन के तौर पर देखी जाती थी, अरबी और फारसी, ये 3 इनका मकसद था, लेकिन जो भी इलाकाई जबान आप कह लीजिए, पर्शियन, ये 3 इनके पास थी। और इनका कहना था कि सारी एजुकेशन इंग्लिश ही में होनी चाहिए, ठीक है। इसके जो लीडर के तौर पर देखे गए थे वो थे ओरिएंटलिस्ट के एच मैं यहाँ लिख रही हूँ, विल्सन थे, जो ओरिएंटल एजुकेशन की बात, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन ही ऐसा बोल रहे थे, बहुत से अंग्रेज ब्रिटिशर्स भी ऐसे थे जो कहते थे कि उनकी जबान में ही उनको तालीम दे दीजिए, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कहते थे नहीं, उनकी तालीम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जबान मीडियम हमारा होना चाहिए, ठीक है। एल्फिन स्टोन इसका फॉलोवर था, एक तो इसका मतलब कायल था एल्फिन स्टोन, और इसको जो लीड कर रहा था वो था एक चार्ल्स ट्रेवेलियन, ये इसका मेन लीडर के तौर पर देखा गया है एंग्लोइस्ट का, और इसके जो लीडर थे वो विल्सन थे, और इंडियंस की बड़ी तादाद इनके साथ थी कि जाहिर सी बात है हमारी जबान थी, तो जो हमारे लोग थे वो चाहते थे हमारी जबान में हमारी तालीम हो। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और लीड कौन कर रहा था दोनों तरफ, ये याद रखिए, दोनों तरफ ब्रिटिशर के ही लीडर थे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जबान के लिए हम लोग ज्यादा कंसर्न होंगे जो हमारे आबा अजदाद थे। 35 की तरफ बढ़े तो मैकॉले मिनट्स आया नेक्स्ट हमारा, ये एंग्लोइस्ट के मानने वाला था कि उसमें था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था ना
ये फोकस तो पहले स्कूल पर था, फोकस ऑन स्कूल लेवल, मैं बस स्कूल लिख रही हूँ। अच्छा चलिए मैं फोकस लिख देती हूँ, कभी आप लोग बाद में नोट्स में समझ ही ना पाए। स्कूल के एजुकेशन पे इसका फोकस था, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन पे इसका फोकस था। इसका कहना था, तभी इसको एंग्लोइस्ट मान रहे हम लोग, इंग्लिश एजुकेशन और मीडियम इंग्लिश हो, इसका ख्याल था। इंग्लिश और साइंस को ये फोकस कर रहा था। इसने बोला था एक जुमला कि इंग्लिश इज होली, इंग्लिश एजुकेशन इज होली साइंस, ये दो का ख्याल था। अच्छा, वन मॉडर्न सिस्टम की इसने बात की थी, और इसीलिए इसको ये था, इसका कहना कि सबको ही सिर्फ इंग्लिश में तालीम दी जाए। अब उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, उसको अपनी जबान आ रही है क्या आ रही है, इट डज नॉट मैटर, हम उनको तालीम इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। वन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोला था इसने। और इनकी एक थ्योरी है जो आपको जरूर याद रखना है, इसके सवालात पीछे आ भी चुके हैं। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनका मतलब ये था कि आप रंग हिंदुस्तानी हो और दिमाग उनका अंग्रेज वाला हो, और आज इसका सबूत दे ही रहे हैं, दे रही है हिंदुस्तानी कौम। इसलिए भी इनको अपनी जबान में ही एजुकेशन देना था, ताकि ये कल्चर अडॉप्ट करवा सके हमसे। और इसका एक था, दूसरा पॉइंट था इसी का, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अहम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ट्रिकल डाउन टू मासेस, इस फॉर्मूले का मतलब ये था कि शुरू, ये कुछ एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, बस उसको एजुकेट करेंगे अपने हिसाब से, जो ये चाहते हैं वो पढ़ाएंगे, और ये जो ग्रुप है ये फिर पूरे हिंदुस्तान को एजुकेट करेगा उनके ही हिसाब से। तो ये अपना जो सोच है, थॉट है, ये इस ग्रुप को बस देंगे, ये ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में उनके थॉट को और उनकी सोच को और उनकी एजुकेशन को आम करेगा। इसको बोला था इन्होंने ट्रिकल डाउन टू मासेस। ये एक बस महदूद तबके को ट्रेन करके फील्ड में उतारेंगे, और काम वो तबका फिर करेगा उनकी मर्जी के हिसाब से, और ताकि इनका जो माइंडसेट था वो पूरी तरह आम हो जाए लोगों में। और वो माइंडसेट ये था कि दिमाग हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच, सॉरी, जिस्म हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच पूरी तरह से उनकी हो जो वो चाहते हैं। ऑल राइट, उसके बाद था इनका जुमला भी था, आप अगर लिख लें तो अच्छी बात है। ब्लड इंडियन बट वर्क फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, आई डोंट थिंक जरूरत है लिखने की। इन्होंने पर्शियन को खत्म किया था, पर्शियन जबान, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का जो भी यूज था सिस्टम में, इदारों में, इंस्टीट्यूशन में, सब जगह वही चलता था, इन्होंने उसको रोक दिया था, उस पर बैन करके और इंग्लिश को आम कर दिया था। ओके, इंग्लिश बुक को फ्री में पब्लिश करवाना शुरू किया था। अजान होने लग गई, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। ये 4th नंबर पे क्या लिखा है मैम ने, कोई बताएगा? इन्फिल्ट्रेशन थियरी। ये क्या होता है? वैसे मैंने उस टाइम क्लास ना वो की थी। मैम ने बोला था कि वही रंग हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग ब्रिटिशर्स का। ओके, शुक्रिया। थ्योरी
जी, शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैरा फॉर योर कोऑपरेशन। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब था ब्लड इंडियन, एंड थॉट ब्रिटिश। वर्क फॉर, इन्होंने बोला था वर्क फॉर ब्रिटिश। आपके अंदर खून हिंदुस्तानी हो लेकिन काम आप सिर्फ वर्क फॉर ब्रिटिश। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पॉज लेती हूँ जरा, बड़ी संजीदगी से हो रही पढ़ाई, पढ़ते ही रहेंगे इंशाल्लाह। मंजिल तक पहुंचने तक आप लोगों को जरा दिमाग की एक्सरसाइज करवाती हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। सॉरी, गलती से क्लिक हो गया दोबारा। आप लोग मुझे बताएंगे, अपना अपना माइक ऑन करेंगे और एक एक पॉइंट बताएंगे जो मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं जरा, जो मैं नाम लूंगी उस पर। रेडी है? बताइए तो शुरू करूं या सो रहे हैं आप लोग क्लास में? जी नहीं मैम। अच्छा, तो मैं लेती हूँ, चलिए बुद्धिस्ट ले लेती हूँ, कल ही पढ़े हैं। दिमाग में बहुत कुछ अभी आप लोगों के होगा ही होगा। ऑल राइट, एक एक पॉइंट बोलना है सबने। शाजिया आपसे शुरू करते हैं, पूछिए मैम। जो माइंड में आए इसके साथ। मैं कुछ बोलूंगी नहीं आपको। लफ्जे बुद्धिस्ट हमारे इस सिलेबस की तैयारी के दौरान इस पर्सपेक्टिव से जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बस बोल देना आपने। मैम आपने एक तो बोला था इसके फाउंडर जो हैं वो सिद्धार्थ हैं, गौतम गुड कुछ। गुड, बस सिद्धार्थ। ऑल राइट, नेक्स्ट बोलिए तो। और नालंदा यूनिवर्सिटी की जो डिवोटेड क्या है, इन्होंने क्या है? दोबारा बोलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की। यानी डिवोटेड जो है वही है, यानी अच्छा अच्छा, बुद्धिस्ट। डिवोटेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, डिवोटर ऑफ नालंदा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट ये नोट्स सरमन में नहीं गया है, में जस्ट दिया हम। था। हाँ, नेक्स्ट, वेरी गुड। फर्स्ट सरमन गया, एक्सीलेंट। पढ़ रहे हो आप लोग अच्छा खासा, अल्हम्दुलिल्लाह। गया में था इनका, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बॉयज, आप लोग भी इधर ही हैं, बताइए। आप लोग का रिवीजन होगा, आप सबका फायदा होगा। दिमाग की जरा एक्सरसाइज कीजिए। वेटिंग। इनके पहले सरमन को धर्मचक्र कुछ कहते वेरी हैं। गुड, एक्सीलेंट। धर्मा ये चक्र ही 4 कहते नोबल हैं। ट्रूथ है मैम। गुड गुड, ये इनके फर्स्ट सरमन ही का पॉइंट है, इसी में से निकलेगा। वेरी गुड, 4 नोबल ट्रूथ ऐड कर दीजिए। वो 4 मैम क्या? एक पता नहीं उनका वो दुखा दुखा क्या था, पता दुखा, नहीं। दुखा, दुख से। हाँ, दुखा, निरोधा कुछ करके। निरोधा, उसको निरोध कर सकते हैं हम, दूर कर सकते हैं। ठीक है। समझौता। संयुदा। समयुदा क्या था? समयुदा। समयोदा, ओके ओके। समयोदा निरोधा जो था, क्या आप उसको यानी 4 लास्ट में? टाइप ऑफ बुद्धिज्म जैसे है समावेदा, सॉरी महायाना, हिमायाना और त्रिवेदा, और एक है वज्रयाना। 4 अच्छा, है। इसका फोर्थ वो बताइए, फोर नोबल ट्रूथ का। निरोधा गामिनी प्रतिपाड़ा। वेरी गुड। देख के तो नहीं बता रहे हो आप लोग। दोबारा दोबारा बोलिए, ये जिसने भी बोला ये क्या था। निरोधा गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। हाँ, कंट्रोल ऑन प्रतिपाड़ा। डिजायर बोला था आपने। निरोधा गामिनी प्रतिपाड़ा। ओके। मैं, हाँ ठीक है। ओके, ये प्रतिपदा हिंदी में आ जाता है वो। अच्छा, अभी किसी ने बोला था 4 ग्रुप्स, एक्सीलेंट। 4 ग्रुप्स यू आर गोइंग टू ओके, से। महायाना हाँ, बुद्धिज्म, और एक हिमायाना, और एक है त्रिवेदा यानी सेल्वेशन जिसको बोलते हैं, और एक है वज्रयाना यानी सीक्रेट जो मंत्र होता है वही। वज्रयान एक मैं छोड़ी हूँ, दोबारा बताइए, मिस किया मैंने। एक जो मिस हुआ वो बस बोल दीजिए। यानी त्रिवेदा, THERAVA। नहीं, इसमें से जो आपने 4 नाम ली, हिनायाना, महायाना, वज्रयाना और महा त्रिवेदा। हिमायाना, त्रिवेदा। त्रिवेदा, और ये वज्रयाना। ऑल राइट, ये त्रिवेदा था। ओके ओके ओके, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे आपको करना होता है। एक अपनी रफ कॉपी रखिए, जिस दिन आप बैठे किसी वक्त फ्री, उस तरह ऐसे बनाइए एक माइंड, इसको बोलते हैं माइंड मैप। आप इसको जिस तरह से अपने हिसाब से बनाइए, कॉन्सेप्ट मैप बनाना है तो कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, उसके जितने पॉइंट है उसको इस तरह ऐड ऑन करते रहिए। कुछ और बताना है इसमें, बताइए। मैम ये महायाना क्या है?
ये इसके ग्रुप्स हैं, बाद में डिवीजन हो गया था, फिरके बन गए थे इसके। जो होता है ना वो, यानी सबसे ऊपर लेवल का होता है, जैसे ब्राह्मण मैम होता इसके आपने है। ये तो कुछ आपने पिलर्स भी बोले थे ना, कुछ 3 पिलर्स थे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। बुधा धमा तो पता नहीं मैम, नाम पढ़ने में बड़ी मुश्किल, इवन तीसरा नाम नहीं याद है कुछ, सा से था, संघा के संघा। एक क्या बोला आपने? आप लोग मुझे बता रहे हैं अब, मैं आप बुद्धा धम्मा धम्मा धम्मा, अच्छा धम्मा बोला आपने। धम्मा पिताका, धम्मा पिताका, पिटाका, ये पिटाकाज है, 3 पिटाकाज है इनके। धम्मा पिताका, बताइए आगे। ये देखना आपने इनके संघा संघा, संघा पिताका, और इनकी 4 काउंसिल्स थी जिसपे सवाल आता है। ठीक है, वेरी गुड, जी जबरदस्त। चलिए, वो आपने देखना है, मैं बस चाह रही थी देखें जरा आप लोग कर क्या रहे हैं, और आपका जरा दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाए। इसको इरेज करने दीजिए एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी, यूं आप लोगों ने एक दिन बैठना है, आपको कॉन्सेप्ट मैप की आदत है तो कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। मैं जैसे बनाती हूँ अपना, वो कंसेप्ट मैप होता है, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ होती हूँ, जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ तरतीब से आप एक एक दो दो पॉइंट दे के लिखते हैं। कुछ लोग इस माइंड मैप से ज्यादा सीखते हैं, इसमें आप कलर्स का यूज चाहें तो, जैसे पिलर्स बनाना था वहां पे आप पिलर्स वाले पॉइंट पे कोई बोल्ड पेन ले लीजिए या कोई कलरफुल पेन ले लीजिए, और इस तरह करते रहिए तो आपको चीजें रिकॉल होती रहेंगी। जितना आप दिमाग में इसको करेंगे, दिमाग फिर आपका समझ जाता है कि ये आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको ऊपर वाली मेमोरी में रखना है, और आप जब उसको रिकॉल करें वो आपको फौरन बताएगा कि अच्छा ये था, ये वो नॉलेज। तो इस तरह जब आप बार बार एक चीज को पॉलिश करते हैं तो आपका दिमाग भी उसको उसी तरह महसूस करता है कि ये बहुत जरूरी चीज है और ये बार बार यूज होने वाली चीज है, तो वो ऊपर वाले आपके सतह पे दिमाग के होता है, और वो आपको फौरन देगा जब आप याद करेंगे तो। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ग्रेट, गुड जॉब ऑल ऑफ यू। 1835 में मैकॉले मिनट की स्कूल एजुकेशन पे इनका फोकस था। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन और साइंस। इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने होली कहा था, और साइंस की तालीम होगी बस। एक मॉडर्न सिस्टम बनाया जाए जो इनके हिसाब से चलेगा। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब खून हिंदुस्तानी होगा लेकिन वो काम करेंगे ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए। ट्रिकल डाउन मासेस होगा, जिसमें से एक छोटे ग्रुप को ट्रेन करके अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे, और वो छोटा सा ग्रुप फिर आगे काम करके और सारे लोगों को ट्रेन कर लेगा, इनकी मेहनत नहीं लगेगी वहां पे। पर्शियन लैंग्वेज जो इदारों में थे, हर सिस्टम में पूरी हुकूमत का काम होता था पर्शियन में उस टाइम, इन्होंने उसको बैन करके इंग्लिश में कर दिया था, और इंग्लिश बुक की पब्लिश को इन्होंने फ्री किया था, ताकि इंग्लिश दिया था हिंदुस्तान में, ताकि इनकी जबान पूरी तरह फॉलो की जाने लगे और प्रोमोट हो जाए, टू प्रोमोट इंग्लिश। अब इंग्लिश जबान जब प्रोमोट होगी तो पूरा कल्चर प्रोमोट होगा, और वही हुआ, टू प्रोमोट इंग्लिश। ठीक है, ये इनके पॉइंट्स थे। ये दोनों थ्योरी पे सवाल आया जो आपने याद रखना है। 35 में थे हम। 35 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा अगला है, वैसे तो अगले मैं कमेटी की तरफ नहीं जाती हूँ, आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दूसरी बताती हूँ जिस पे सवाल भी आया है। 37 में है वुड एंड अबॉट रिपोर्ट, ये आ गया था 37 में, इसके बारे में कोई सवाल नहीं आया है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट है गर्ल्स फर्स्ट स्कूल इन इंडिया, 49 पे इस पे सवाल आया है। किस इसकी फाउंडर कौन थी? इसको बनाया था एक लेडी ने, इसको बिथेन कॉलेज भी कहते हैं, पहले तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज है बिथेन कॉलेज, क्योंकि इनकी इसकी जो बनाने वाली थी, फर्स्ट वीमेन या गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, गर्ल्स कॉलेज, पूरी हिस्ट्री में शायद ये ऐसा था इन इंडिया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था, हाँ, बेथून एक लेडी थी, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, 49 का था ये, अहम था, इस पे सवाल आया है। आगे मूव करें तो 43 एंड 53 एफर्ट्स ऑफ थॉमसन के नाम से इसको जाना गया है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, प्रोविंसेस होते थे जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, बिहार, यूपी, मद्रास एक्सेट्रा, उस टाइम प्रोविंस की शक्ल में बटे हुए थे सारे मुस्लिम छोटे छोटे बादशाह, तो ये प्रोविंस का सिस्टम ही चल रहा था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये इन्होंने किया था, सॉरी, बेथुन कॉलेज जो है वो हम्म, कलकत्ता में है ना, गर्ल्स स्कूल जो है। हाँ बेथुन कॉलेज कलकत्ता, बिल्कुल। इसका जो मीडियम था, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज, याद रखिएगा टर्म मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगर बाद में आएगा तो आप लोग उलझ जाएंगे।
मतलब कि इलाकाई जबान। हमारी जो जबानें चल रही थी हमारे एरियाज में, हमारी हिंदुस्तान के कल्चर के अकॉर्डिंग वो था। और इन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ाना था इनको, मतलब इन्होंने डिसाइड किया था, और साइंस एक्सेट्रा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको अभी देखा नहीं गया है पिछले PYQs में, लेकिन अच्छा, वुड डिस्पैच पे लेकर हम वो है जिसपे सवालात आते हैं, जो NTA के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। दलहौजी, इस टाइम पे दलहौजी जो था वो यहाँ का चीफ होता था। जैसे वो लोग एक चीफ फिक्स करके भेज देता ना जो यहाँ को डील करेगा, तो वो दलहौजी का टाइम था। दलहौजी, और मैंने टाइम पीरियड इसका था, यानी ये हुकूमत में था, ब्रिटिशर्स की तरफ से हम पर हुक्मरानी ये करा था। इसका दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट है आपने याद रखना है, मैग्ना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इन इंडिया, इसका पूरा दूसरा नाम था, वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया ये। सर चार्ल्स वुड चुके इसके वो थे, चेयरपर्सन थे। इसी वजह से इसको वुड डिस्पैच बोल दिया गया। इसका नाम असल में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया था। ऑल राइट, फर्स्ट पॉलिसी मेजर था ये। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, इनकी जो 3 अहम पॉइंट्स हैं वो थे, पहली बात वोकेशनल एजुकेशन की बात शुरू की थी। वोकेशनल एजुकेशन जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज एक्सेट्रा उसकी बात की थी, वोकेशन पे जो करते हैं। दूसरी बात इन्होंने वीमेन एजुकेशन की बात की थी, फोकस किया था। हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स थे जो नहीं फोकस होते किए जा रहे थे। ठीक है, और ग्रांट की बात की थी इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, ग्रांट फॉर हायर एजुकेशन, एक ही लिख रही हूँ हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन को बाकायदगी से उसको फिक्स अमाउंट में ग्रांट दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। ठीक है, ओके। और इसी की रिकमेंडेशन के बाद, इसके अंदर ही की बात मैं बताने लगी हूँ, ये डेट अलग से नहीं है, इसमें शामिल करिएगा 1857 में। ये 1854 में था, यानी 3 साल के बाद इसकी उस पे एस्टेब्लिश कर दिए गए थे कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस एस्टेब्लिश्ड। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इसके रिकमेंडेशन पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था 57 में। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और 1882 में फिर एक यूनिवर्सिटी थी। इसने बात की थी कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज को किया जाए, तो आगे जाके इस पे फिर काम हो गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। 83 87 में थी इलाहाबाद। ये सब सवाल आता है, यूनिवर्सिटीज आपको 2-3 यहाँ से याद होने चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी, इसको वैसे मैं आपको आगे बताऊंगी अलग से, एक चैप्टर के तौर पर इसको हम देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी। कभी कभी यूनिवर्सिटी से भी सवाल लेते हैं। अच्छा, ये सारे थे, आप इसको BMC से याद कर लीजिए। BMW एक कार बहुत फेमस है, आप इसको BMW हटा के C कर लीजिए। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये सारी यूनिवर्सिटीज बनी थी इसके रिकमेंडेशन पर। अच्छा, इस पे एक सवाल पीछे आया तो वो लिख लीजिएगा, ये किस मॉडल पे बनी थी, मतलब किस तरह का इसका जो सिस्टम सेटअप था वो था मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। ये सवाल पीछे आया है पिछले सालों में, मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी जिस दस पे चल रही थी उसी पे थी। इसके और मजीद इसके बारे में रिकमेंडेशन अगर इसके देखें तो, अच्छा, रेगुलर इसने कहा था, इसका जो रिकमेंडेशन था, रेगुलाइज एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन को रेगुलाइज करने की इसने बात की थी। उसने बात की थी एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, 1 गवर्नमेंट स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इसने कहा था कि
इसका अगला रिकमेंडेशन ये था कि जो टीचिंग होगी, जो तदरीस होगी, वो इंग्लिश में भी होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। टीचिंग इन इंग्लिश एंड रीजनल, मतलब टीचिंग के इसने 2 पॉइंट्स दिए थे, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसने बात की थी ग्रांट की, फिर से इसने भी बात की थी, लेकिन इसका मकसद था एफिलिएटेड स्कूल के लिए, ग्रांट टू एफिलिएटेड, जो एफिलिएटेड स्कूल होंगे। उसने तो बात की थी यूनिवर्सिटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इसने कहा था ग्रांट एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए होने चाहिए, ठीक है। और इसका अहम पॉइंट है, जो सवाल पीछे पूछा भी गया है, प्रोमोट वुमेन एजुकेशन, औरतों की तालीम, प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो वीमेन एजुकेशन को किसने किसने बात किया, उस पे सवालात आजकल आ रहे हैं काफी, याद रखिएगा। ये थे इसके, ये एक अहम पॉइंट है वुड डिस्पैच का, याद रखना चाहिए सारा, ठीक है। सर चार्ल्स वुड के जरिए था, रिवाइज करिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं उसको कंक्लूड कर रही हूँ, टाइम लग जाएगा। समझ आ रहा है, आगे बढ़ जाए। यस मैम। ऑल राइट। अगर हम बात करते हैं हंटर कमीशन की, तो आप पहले तो इसको देखिए इस तरह से कि ये इवोल्यूएशन ऑफ वुड डिस्पैच था। वुड डिस्पैच के जो रिकमेंडेशन थे, इवोल्यूएशन ऑफ वुड डिस्पैच, ये उसके लिए आया था कि उसने जितने मशवरे दिए थे, जितने रिकमेंडेशंस दिए थे, उस पर जो काम हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ, रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। तो उसको इवेलुएट करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था इनका, ओके। इसका दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है खास तौर से, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन इसका दूसरा नाम है, ओके। नेक्स्ट इसकी बात करें, इसने कैटेगरी बनाने की बात की थी एजुकेशन की, कैटेगराइज। अब कैटेगरी में क्या बात की है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। तो इसने डिवीजन की बात की थी कि आप उसको अलग अलग करिए, हायर एजुकेशन सबको अलग अलग, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और इसने डिवीजन की बात की थी, फिर आप उसको अच्छी तरह से डील भी कर पाएंगे, ठीक है। वोकेशनल की भी इन्होंने बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन की फॉर कमर्शियल करियर, वोकेशनल एजुकेशन की बात इसने भी की थी, क्योंकि आपने देखा ये वुड को एनालाइज कर रहा है, उसको इवेल्युएट करने आए हैं, और उसने भी बात की थी वोकेशनल की। इसने कहा था एक और पॉइंट के यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को मैनेज करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज शुड मैनेज एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो उससे एफिलिएट है कॉलेज उसको खुद से मैनेज करेगी यूनिवर्सिटीज, ऑल राइट। ये काफी है। इसके बाद 82 और 85 में मैंने बता दिया आपको कि खुल गया था पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसकी जरूरत नहीं है। ये था हमारा हंटर जो कि आया था इवोल्यूएट करने के लिए। अगला देखें तो 15 नंबर पे 1902 में गए हम, अब 18 से यूनिवर्सिटी कमीशन, लॉर्ड कर्जन, गवर्नर था उस टाइम, जैसे हमने पीछे देखा था ना डलहौजी, वैसे ही जब ये कमीशन आया था तो इस टाइम लॉर्ड कर्जन था गवर्नर। मैंने बताया गवर्नर ब्रिटिश की तरफ से फाइनल होता था पूरे हिंदुस्तान के निजाम को चलाने के लिए, एक तरह से मुसल्लत किया जाता था हिंदुस्तानी कौम पर। चेयरपर्सन जो थे इसके वो थे सर थॉमस। ये कुछ इनका नाम है, इसी पे इसका नाम भी दे, रैलिक कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा आप लोग, ऑल राइट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इसका ये फोकस था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, आपको नाम से भी समझ आ गया ना, वो काफी है। टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंडीशंस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए यह बनाया गया था, ठीक है। इसी की वजह से
1904 में इसके रिकमेंडेशन पे 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया था। अब इसके अंदर सारे यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल होने लगे। इसी के रिकमेंडेशन पे 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट आया है। ठीक है, ऑल राइट। इसने बोला था कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजेस को बिल्कुल नहीं छोड़ दिया जाए उनके अपने काम के लिए, बल्कि उस पे स्ट्रिक्ट बिल्कुल सख्ती से नजर रखा जाए कॉलेजेस को, और उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब जो बिहार में जो सब नियम कानून जो लागू रखा है वो इसी टाइप का मैम। दोबारा बोलिए, मैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। यानी बिहार में भी इसी टाइप का भी लागू किया है कि हाँ टाइम टू टाइम क्लास करने इंस्पेक्शन, क्लास बिल्कुल बिल्कुल। वो इंस्पेक्शन की बात तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में हम उसको नहीं ला पा रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं ला रहा है प्रैक्टिकल फॉर्म में। वो इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, और अगर होता है तो पैसे देकर मुंह बंद कर दिया जाता है इंस्पेक्शन के लिए जो लोग आते हैं उनका। तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कभी हुआ, आज तक तो नहीं हुआ। देखिए बात हो रही 5 लाख रुपीज की इसने बात की थी 5 साल तक के लिए पर एनम। पहले तो मैं पर एनम लिखती हूँ, हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हायर एजुकेशन। ये इरेजर काम नहीं कर रहा। पर एनम यानी सालाना तौर पर, और ये सिर्फ 5 सालों तक फाइनल हुआ था, फॉर 5 years ओनली। और ये देना था उनको हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इतने शॉर्ट में अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो मुझे बोल दीजिएगा, फिर मैं जरा डिटेल में लिखूंगी। ऑल राइट, अभी यही तक नोट में, लेकिन बाद में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए समझ में। तो इसके लिए आप लोगों को समझना है, और नहीं तो आप, इसीलिए मैंने कहा अगर मैं आपको नोट्स जो कि आप लोगों की फिर से रिक्वेस्ट आई है तो मैं सोचूंगी मैं इस फॉर्मेट ही कर दूंगी। जब मैं बताती हूँ तो मैं तफसील बता देती हूँ, लेकिन इसको आप 2-3 बार पढ़ के जब बंद करिएगा फिर खोलेगा तो नहीं भूलेंगे। अब मैंने 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है आपको ये बता दिया तफसील में, बोल कर बता रही हूँ कि ये 1902 के यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशन था कि एक यूनिवर्सिटी एक्ट स्पेशल बना लिया जाए अलग से, जो यूनिवर्सिटी के सारे इश्यूज पर काम करे और कायदे कानून बनाए। तो इसी के रिकमेंडेशन पे 1904 में ये वजूद में आया था एक्ट। तो अब आपको ये सिर्फ यहाँ से देख के नहीं, वो आपने पहले सुन लिया तो अब आप इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे, वो रिलेटेड चीज है। बस जुमला देख के आपको याद आ जाएगा। हाँ, लेकिन कोई बगैर देखे अगर नोट से कोशिश करे इस्तेफादा करने की तो मुझे लगता है फिर मुश्किल हो सकती है। अगला है हमारा 1906 में, टाइम क्या हो गया, 1906 में हमारा आया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसी तरतीब से याद रखिएगा, ये स्वदेशी नेशनलिस्ट का ग्रुप था कोई। नेशनलिस्ट के जरिए आया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इनका मकसद था प्रोपेगेंडा करना इंडियन ट्रेडिशंस, हिंदुस्तान की जो तकलीदें हैं, जो उसका सकाफत और कल्चर है, उसको ट्रेडिशंस प्रमोट करना इनका मकसद था। इसीलिए बनाया था इन्होंने खासतौर से, एंड कल्चर, क्योंकि उनका असर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स का होने लगा था। वो अपनी पॉलिसीज और कानून भी ऐसे ही बना रहे थे, उनके इरादे भी ऐसे ही थे, ब्लड इंडियंस एंड वर्क फॉर ब्रिटिश एक्सेट्रा। तो फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना 1906 में, ताकि इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए। ठीक है, और इनका इनका पॉइंट ये भी था कि विद मॉडर्न वैल्यूज, जो जदीद वैल्यू है हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे, सिर्फ ट्रेडिशन के साथ नहीं बने रहेंगे। यही डेवलपमेंट का पॉइंट था। ठीक है, लैंग्वेज लेकिन नेशनल ही होगी, जहां भी इस्तेमाल होगी जबान, इदारों में, सिस्टम में, जहां भी, वो हमारी अपनी जबान होगी। ठीक है, लैंग्वेज नेशनल, हमारी जो नेशन की जबान थी उसमें ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसी के जिम्न में बाद में रविंद्रनाथ, इन्हीं पॉइंट्स के जिम्न में फिर रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं यहाँ के, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए उनका बनाया हुआ, इस्टेब्लिश किया हुआ क्या है स्कूल का नाम? बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, शांति निकेतन।
शांति निकेतन, इसी पर्सपेक्टिव और मकसद के लिए उन्होंने शुरू किया था। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। बाद में हाँ वो बन गई, बिल्कुल सही। ऑल राइट, अगला है हमारा 1913 में आया रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी। कंपलसरी एजुकेशन की इसने बात की थी। अभी तक एजुकेशन कंपलसरी नहीं था, जो चाहे पढ़े, जो नहीं चाहे वो नहीं पढ़े, ऐसे बात हो रही। लेकिन इन्होंने पहली दफा इसने बात किया था कंपलसरी एजुकेशन बिल्कुल जरूरी और वाजिब करार दिया जाए कि पढ़ना ही है और सबको पढ़ना है। बाद में इसमें मजीद काम हुआ बेहतर तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविजन, यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, इसने बात की थी, ठीक है। उसके बाद किसी एक कॉलेज को इन्होंने टीचिंग कॉलेज के नाम, टीचिंग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की बात की थी। वो कॉलेज मैं भूल गई हूँ, आप लोग बताएंगे मुझे। टीचिंग कॉलेज बनाने की बात की थी, मतलब खास तौर से टीचर्स को ट्रेन किया जाए, टीचर्स की तालीम होनी चाहिए, इसने बात की। तो एक खास कॉलेज था जिसको कन्वर्ट करने की बात की थी, टीचिंग कॉलेज में बदल दिया जाए, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्जन की इसने बात की थी। अच्छा, अगला जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडलर कमीशन 1917 में। हमने 1817 से शुरू किया, हम लोग एक साल आगे। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, सैडलर कमीशन 1917 में। इसका दूसरा नाम है जो आपने खास तौर से याद रखना है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। क्योंकि कलकत्ता का जो काम था यूनिवर्सिटी का, उसको लुक आफ्टर करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे मिकाल सैडलर, इसी वजह से इसको सैडलर कमीशन बोल दिया गया। नेक्स्ट इसके बारे में हम जो बात थी, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है लेकिन आप लिख लें तो अच्छा होगा। टू रिपोर्ट, टू स्टडी एंड रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स है, जो मसाइल थे, उसको स्टडी करना और उसको रिपोर्ट करना ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अच्छा, हाँ इसने बात की थी, एक अहम पॉइंट हो सकता है सेपरेशन ऑफ इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज को सेपरेट करने की इसने बात की थी फ्रॉम डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज से इंटर कॉलेज को अलग कर दिया जाए, और ये एक बहुत अच्छी पेशकदमी थी इसकी, ताकि दोनों को उसके हिसाब से मैनेज किया जाए और मेंटेन किया जाए। इसको 10+2+, इसने इसको सजेस्ट किया था, इसी वजह से 10+2+3 सिस्टम से भी जाना जाता है। इसने बस बात की थी, इस पे काम नहीं हुआ था, बाद में हो पाया था काम, ठीक है। वुमेन एजुकेशन प्रॉपरली, आपसे सवाल पूछेंगे कि प्रॉपरली किस वुमेन, पहले मैं लिख लेती हूँ, एजुकेशन प्रॉपरली, ये पूछेंगे आपसे। प्रॉपरली किसने बात की थी, ह्यूमन शिवानी, बाकायदगी से उनके बारे में इदारे खुले जाए, उनके लिए अलग से जो नीड है उस पर फोकस किया जाए, तो इसने ही बात की थी सैडलर ने, ठीक है। सेंट्रल, इसने बोला था एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। आगे हम लोग इसको इस पर बात करेंगे क्योंकि इससे सवाल आते हैं। इसको आप बोलते हैं कि ऑल राइट। और इसने बात की थी, हाँ इसने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये प्लान शुरू हुआ था लेकिन फिर बंद हो गया था, उसको हम आगे देखेंगे। फैसिलिटी फॉर ट्रेन्ड टीचर्स की भी इसने बात की थी कि जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, उनको खास तौर से फैसिलिटी दी जाए, टीचर्स। इसके बारे में आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। 2 मिनट आगे गया टाइम, अब आप लोग बताइए। मैं समझ रही थी हम आज खत्म करेंगे लेकिन अभी है काफी कुछ है। खैर ये काफी है आज के लिए। अभी कोई पॉइंट है आप लोगों का और कोई सवाल तो ऐड करिए।
मैं यही बस करूंगी, आगे देखेंगे। कल इसको कंप्लीट करके हम आगे मूव कर जाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी। अभी हमने प्री इंडिपेंडेंस पर है हम लोग, कमिटीज एंड कमीशंस, इस सब के पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। हाँ, जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी उसके जुमले में कन्वर्ट कर दूं, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो। लेकिन आप जब लिखें तो ऐसे बनाइएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। रिवीजन में जैसे ही आप कॉपी खोलेंगे आपको 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से। और जब आप तफसील से लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में, तो जुमला देखते ही आपको दिमाग घूम जाता है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड और से, तो बोल कहिए, बताइए, वरना हम स्टॉप करेंगे इधर।